ओके, हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पे हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर मैं आपके साथ ऑलरेडी 9 लेक्चर शेयर कर चुकी हूँ। तो लास्ट के 9 लेक्चर का लिंक भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूंगी। अगर आपको लेक्चर्स की नीड है तो आप उस लिंक के थ्रू जाइएगा, आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको नोट्स की नीड है तो भी आप जाइएगा, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ओके, तो देखिए अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए आज का जो लेक्चर रहने वाला है, ये हमारा लेक्चर नंबर 10th। और आज के इस 10th लेक्चर पे हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है वुडवर्ड फिशर रूल से रिलेटेड, जो है आपका वुडवर्ड फिशर रूल फॉर अ एरोमेटिक कंपाउंड एंड बेंजोइल डेरिवेटिव। यानी कि आज हमने क्या करना है, आज जस्ट हम लोग क्या करेंगे, हमारे एरोमेटिक कंपाउंड, हमारे बेंजोइल डेरिवेटिव के लिए लेमडा मैक्स की वैल्यू निकालेंगे। और किसकी हेल्प से निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ वुडवर्ड फिशर रूल। ओके, तो देखो ना, जैसे हम ये लास्ट के लेक्चर से भी करते आ रहे हैं, इससे पहले मैंने आपको जो लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 8 प्रोवाइड किया था, उन दोनों लेक्चर्स पे भी हमने सेम ही काम किया था। हमने वुडवर्ड फिशर रूल की हेल्प से निकाली थी लैम्डा मैक्स की वैल्यू। किसमें निकाली थी? लेक्चर नंबर 8 पे हमने कंजुगेटेड डाइन्स के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकाली थी, कंजुगेटेड ट्राइन्स के लिए निकाली थी, और साथ ही साथ पॉलीन्स के लिए निकाली थी। सिमिलरली लेक्चर नंबर 9 में मैंने आपको अगेन लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालना सिखाया था, बट किसके लिए सिखाया था? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड यानी कि कीटो एंड एल्डिहाइड, दोनों के लिए हमने लैम्डा मैक्स की वैल्यू को निकालना सीखा था। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ लैम्डा मैक्स की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, डाइन्स के लिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए। और उसी के सिमिलर आज हमने आगे कंटिन्यू करना है। और आज हमने बात करनी है कि हम कैसे हमारे एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, कैसे हमारे बेंजोइल डेरिवेटिव के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वुडवर्ड फिशर रूल। इतनी चीज क्लियर आई? अब देखो ना, वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी लास्ट के लेक्चर से इतने 10th लेक्चर तक हम पहुंच चुके हैं, मैं आपको सारी चीजें डिस्कस करा चुकी हूँ। बट जस्ट एक रिकॉल के लिए मैं आपको वापस से बताना चाहूंगी कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू हम क्यों निकाल रहे हैं और वुडवर्ड फिशर रूल क्या चीज है। ओके, तो देखो फर्स्टली बात आती है लैम्डा मैक्स की वैल्यू हम क्यों निकाल रहे हैं। तो देखो, हमको पता है हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, क्योंकि हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या है, हमारा कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सपोज ये हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसके लिए अगर हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा निकाला है, तो आपको पता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में हमको लैम्डा मैक्स की वैल्यू चाहिए। तो होता क्या है, अगर आपका ये कंपाउंड है और इसके लिए अगर आप एक्सपेरिमेंटली लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकाल भी लेते हैं ना, तो ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होती है, कभी भी फिक्स नहीं होती। फिक्स नहीं होती मतलब ये जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है, ये कभी भी अल्टर या फिर चेंज हो सकती है। कैसे हो सकती है? देखो, आपका ये सैंपल मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसके लिए आपने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनाया, इसके लिए आपने लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकाली। ओके, लेकिन अगर मैं बोलूंगी ये जो आपका सैंपल मॉलिक्यूल है, इस सैंपल मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने के लिए आपको पता है हम लोग सॉल्वेंट का यूज करते हैं। तो सपोज कीजिए मैंने इसमें जो सॉल्वेंट पहले डाला था उसको मैंने चेंज कर दिया और एक नया सॉल्वेंट डाल दिया। तो आपको पता है सॉल्वेंट का तो काम कुछ होता नहीं है, सॉल्वेंट का काम सिर्फ सैंपल मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने का है। सॉल्वेंट के लिए तो आप स्पेक्ट्रा वगैरह नहीं बनाते। तो फिर भी क्या है, अगर आपको इतना सब कुछ पता है, स्टिल आप क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट को चेंज कर रहे हैं। तो देखो, सॉल्वेंट के चेंज करने की वजह से लैम्डा मैक्स में तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए, बिकॉज सॉल्वेंट के लिए आप स्पेक्ट्रा नहीं बनाते। ओके, लेकिन फिर भी क्या होता है, यहाँ पे देखा ही जाता है कि सॉल्वेंट को चेंज करने की वजह से भी आपके सैंपल मॉलिक्यूल के लैम्डा मैक्स की वैल्यू में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, और जो चीज मैं आपको लेक्चर नंबर 3 पे पढ़ा चुकी हूँ। ओके, और इसी के सिमिलर अगर मैं बोलूँ, आपका ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसमें अगर मैं कोई सब्स्टिट्यूएंट यानी कि कोई बाहर से ग्रुप ऐड कर दूं, जिसे आप क्रोमोफोरिक ग्रुप, ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप कहते हैं, अगर मैं वो ग्रुप ऐड कर दूं, या फिर मैं बोलूं कि मेरा ये जो कंपाउंड है, अगर मैंने इसमें कोई कंजुगेटेड डबल बॉन्ड लगा दिया, तो होगा क्या ना, ये बेसिक ये छोटे छोटे फैक्टर्स की वजह से आपको देखने को ही मिलेगा कि आपका ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू में चेंज आपको देखने को मिलता है। यानी कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या है, छोटे से चेंज की वजह से चेंज हो जाती है, अल्टर हो जाती है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखो, हम बार बार तो हम अपना एक्सपेरिमेंट के थ्रू सारी वैल्यूज नहीं निकाल सकते। इस वजह से क्या, आपके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वुडवर्ड एंड फिशर। तो इनिशियली क्या, आपके पास वुडवर्ड एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1945 में एक रूल दिया था, इन्होंने एक रूल दिया जिसकी हेल्प से आप किसी भी कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू को निकाल सकते थे। लेकिन ये रूल क्या है, इतना ज्यादा फुलफिल नहीं हुआ। लेकिन बाद में यानी कि 1959 के टाइम पर आपके एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लुइस फ्रेडरिक फिशर। इन्होंने क्या किया, आपके वुडवर्ड ने जो रूल दिया था उसी को थोड़ा मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करके एक ऐसा रूल बनाया जिसकी हेल्प से क्या है, वो रूल हम अभी नीचे डिस्कस करेंगे, जिसकी हेल्प से क्या है, आप किसी भी कंपाउंड के लिए
एग्जैक्ट लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकाल सकता है। एग्जैक्ट मतलब वो लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकाल सकता है जो एक्सपेरिमेंटल डाटा से मैच कर रही हो, यानी कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाल सकते हैं विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट। तो इस टाइप के रूल को, ये जो कंबाइंड रूल था जिसमें वुडवर्ड और फिशर दोनों का कंट्रीब्यूशन था, इसी रूल को हम बोलते हैं वुडवर्ड फिशर रूल। और इस वुडवर्ड फिशर रूल की हेल्प से हम क्या, विदाउट एक्सपेरिमेंट हम एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाल सकते हैं लैम्डा मैक्स के लिए, और लैम्डा मैक्स की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की। इतनी चीज क्लियर है? तो ये देखो बहुत आसान सा रूल है, इसमें जस्ट हमको एक बेस वैल्यू पैरेंटल वैल्यू लेनी होती है, उसके साथ इंक्रीमेंट ऐड करने होते हैं जैसे हम लास्ट के लेक्चर से करते आ रहे हैं। तो देखो थ्योरी मैंने आपको लास्ट के दोनों लेक्चर पे, मतलब लास्ट के दोनों लेक्चर पे नहीं, मैंने आपको ये थ्योरी लेक्चर नंबर 8 पे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कराई थी, सारे वर्ड टू वर्ड मैंने आपको थ्योरी डिस्कस कराई थी। तो मैं अब वापस से थ्योरी को रिपीट नहीं कर रही हूँ बिकॉज लेक्चर थोड़ा बोरिंग हो जाता है। थ्योरी तो आपकी एज इट इज रहेगी, चाहे आप किसी भी टाइप के कंपाउंड के लिए वुडवर्ड फिशर रूल लगाओ, बिकॉज थ्योरी में आपको यही एक्सप्लेन किया गया कि वुडवर्ड फिशर रूल है क्या। लेकिन अभी भी मैं आपको थ्योरी यहाँ ऐड तो करा रही हूँ, नोट्स के थ्रू दूंगी, लेकिन मैं थ्योरी डिस्कस नहीं करा रही बिकॉज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी जस्ट हम पर्टिकुलर बात कर लेते हैं कि रूल आपका क्या है और कैसे आप एरोमेटिक कंपाउंड और बेंजोइल डेरिवेटिव के लिए वुडवर्ड फिशर रूल की हेल्प से लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कराऊंगी विद एग्जांपल, हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जस्ट आपने कुछ नहीं करना इस रूल में, आपने बस वैल्यूज को याद रखना। अगर आप वैल्यूज याद कर लेंगे तो सारी चीजें डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो स्टार्ट करें लेक्चर को, चलिए ठीक है। देखिए रूल आपका क्या है ना, ये तो आपकी जस्ट थ्योरी है, ये थ्योरी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप इसे डिस्कस कर लेना, मैं आपको ऑलरेडी ये चीज डिस्कस करा चुकी हूँ। थ्योरी आपकी, सॉरी रूल आपका क्या है उसे आप सुनेगा। यहाँ लिखा है रूल फॉर अ एरोमेटिक कंपाउंड एंड बेंजोइल डेरिवेटिव, उनके लिए रूल क्या है, वुडवर्ड फिशर रूल क्या है। तो ये बोल रहा है वुडवर्ड फिशर रूल कैन बी एक्सटेंडेड टू कैलकुलेट लैम्डा मैक्स फॉर अ एरोमेटिक कंपाउंड एंड बेंजोइल डेरिवेटिव बाय दिस रूल। तो आपका रूल है, ये बोल रहा है अगर आपको लैम्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो आपने बस एक काम करना है। सबसे पहले आप अपने कंपाउंड के लिए, जो भी आपका कंपाउंड है, आप कंपाउंड ले रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड एंड बेंजोइल डेरिवेटिव, तो एरोमेटिक कंपाउंड और बेंजोइल डेरिवेटिव के लिए जो बेस वैल्यू होगी पहले आप उनकी बेस वैल्यू रखोगे, उसके साथ क्या करोगे, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है उनका कंट्रीब्यूशन को ऐड करोगे। तो अब आपको समझ में आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट का कंट्रीब्यूशन मतलब, जैसे मैं आपको लास्ट के लेक्चर से ये एग्जांपल देती आ रही हूँ कि सपोज आपके पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ए, ओके, और इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बेस वैल्यू, यानी कि इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का अपना जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स लैम्डा मैक्स, तो ये कितना है, सपोज 200 एनएम है। ओके, अब क्या किया, आपका जब मॉलिक्यूल आपका अकेला था यानी कि आइसोलेटेड था, तो इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू हो गई 200 एनएम। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसके साथ मैंने कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिया, सपोज मैंने इसके साथ एक ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप ऐड कर दिया, इसके साथ मैंने एक डबल बॉन्ड ऐड कर दिया जो कि आपके मॉलिक्यूल के साथ कंजुगेशन में आ रहा है, तो सपोज मैंने ये दो चीजें ऐड कर दी और मैंने बोला यहाँ पे जो आपका ऑक्सोक्रोम है एक्स, इसके लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो 20 एनएम का है, और जो आपका डबल बॉन्ड है इसके लिए भी कंट्रीब्यूशन कितना है, 20 एनएम का है। इसका मतलब अब आपका मॉलिक्यूल तो अकेला है नहीं, जब ये अकेला था तो इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू थी 200, लेकिन अब ये दो चीज अगर इसके साथ ऐड होगी है तो इनका भी तो अपना कंट्रीब्यूशन बनता है टुवर्ड्स लैम्डा मैक्स, तो आपने क्या करना है, इन दोनों के कंट्रीब्यूशन को भी इसके साथ ऐड कर देना है। तो कितना आसान है, तो अब आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 240 एनएम। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू आपके ओवरऑल कंपाउंड के लिए क्या हो जाएगा, 240 एनएम। तो ये जो आपका वुडवर्ड फिशर रूल है, ये बोलता है कुछ आपने नहीं करना, आप पहले अपने कंपाउंड की बेस वैल्यू लिखो, उसके बाद आपको सारी वैल्यूज, देखो याद करने वाला पोर्शन अब आपका शुरू होता है। आपको बस ये वैल्यूज ऐड करनी है कि अगर आपका कोई ग्रुप ये है, सब्स्टिट्यूएंट ये है, ऑक्सोक्रोम ये है, तो उनका कितना इंक्रीमेंट होगा, उनका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, बस उनके कंट्रीब्यूशन की वैल्यूज आपको याद करनी है। अगर वो वैल्यूज आप याद करेंगे तो आप देख के बता सकते हैं कि हाँ इसने इतना कंट्री किया, तो उससे कंट्री को आप ऐड कर देंगे और फाइनली आपको अपना लैम्डा मैक्स की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। बस इतना ही करना है। अब देखो अब होता ही है कि ये चीज माइंड पर रखना है कि हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट है जिसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं वो हर केस में अलग अलग होता है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 8 पे मैंने आपको कंजुगेटेड डाइन्स के लिए बताया था वुडवर्ड फिशर रूल की हेल्प से हम कैसे लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो वहां भी मैंने आपको सब्स्टिट्यूएंट बताए थे। तो उन सब्स्टिट्यूएंट की जो वैल्यू थी वो आपके कंजुगेटेड डाइन्स की केस में अलग थी और अभी अलग होगी। समझ में आ रहा? देखो आपके सब्स्टिट्यूएंट तो एक ही होते हैं ना, जैसे आपकी हैलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन है, ठीक है। अब देखो इनके लिए अपनी अपनी वैल्यूज होगी। इनके लिए क्या होगा, सपोज इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 20 एनएम का है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है ये भी 20 एनएम का है। बस ये जो 20 एनएम का इसका कंट्रीब्यूशन है वो डाइन के केस में अलग होगा, कार्बोनाइल कंपाउंड के केस में अलग होगा, एरोमेटिक कंपाउंड के केस में अलग होगा। तो डिफिकल्टी बस इतनी होती है इन जो आपके ये जो आपके ग्रुप्स हैं, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, इनकी वैल्यू को याद रखना, इनका कंट्री याद रखना। बाकी सारी चीजें तो आसानी है क्योंकि इनकी कंट्री क्या हर जगह अलग अलग होती है। ये कार्बोनाइल को अलग कंट्री करते हैं,
आपके डाइंस के लिए अलग कंट्री करता है, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए अलग कंट्री करता है, तो इनका कंट्रीब्यूशन आपने याद रखना है, बाकी तो खुद हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें, तो देखिए मैं अब आपको पर्टिकुलरली लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है parental value and increment for a different substituent and a group for the aromatic compound and benzoyl derivative। तो benzoyl derivative और aromatic compound के लिए parental value क्या होती है, increment क्या होता है, उसे सुन लीजिए। तो parental value 3 वैल्यूज दी हुई है। पहला ही बोल रहा है अगर आपका जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो ArCOR टाइप का हो। ArCOR टाइप का मतलब आप ये देखिए, यहाँ पे देखो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे ये जो मेरा C डबल बॉन्ड O है, इसके साथ जो ये X ग्रुप लगा हुआ है, अगर इस X के बदले मैं R ग्रुप यहाँ पे कोई लगा दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे आपने R ग्रुप लगा दिया और आपको फिनॉल ऑब्टेन हो रहा है, ये कंपाउंड जो आपका बेंजाइल कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, अगर ये फिनॉल टाइप का आपको ऑब्टेन हो रहा है तो इसके लिए जो आपको लैम्डा मैक्स की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 246। तो अगर आपको कुछ इस टाइप का कंपाउंड मिल रहा है जहां पे ये R ग्रुप प्रेजेंट है, X के बदले क्या है, R है, और फिनॉल टाइप का आपको कंपाउंड ऑब्टेन हो रहा है, तो फिनॉल के लिए बेस वैल्यू आपको क्या लेनी है, 246। ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। सिमिलरली ये बोल रहा है अगर हम लोग X को रिप्लेस कर दें, X को किससे रिप्लेस कर दें, हाइड्रोजन से, तो अगर इस प्लेस में मैंने हाइड्रोजन लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन, ठीक है, सॉरी ये बेंजीन और ऊपर एल्डिहाइड, तो हमारा क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड के लिए जो हमारी लैम्डा मैक्स की वैल्यू रहती है, फिक्स वैल्यू, बेस की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 250 nm। तो आप यहाँ पे जो बेस वैल्यू लेंगे वो कितनी लेंगे, 250 nm, ओके। और सिमिलरली ये बोला अगर हम लोग X को रिप्लेस कर दें OH से तो हमें क्या बनेगा, यहाँ पे बेंजोइक एसिड, ऊपर हमें एसिड बन जाएगा तो बनेगा बेंजोइक एसिड। और अगर OR से रिप्लेस कर दे तो हमको मिलेगा एस्टर। तो ये बोल रहा है एसिड और एस्टर के लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू रहती है वो सेम रहती है, दोनों के लिए रहती है 230। तो बस आपने ये देखना है कि अगर आपको एरोमेटिक कंपाउंड कोई दिया जाता है तो उसमें जो आपके ग्रुप है, ये जो कंपाउंड है वो किस टाइप का है, फिनॉल टाइप का है, एल्डिहाइड टाइप का है, एसिड है या एस्टर है, जिस टाइप का भी होगा आपने क्या करना है, उसके लिए पेरेंटल वैल्यू, उसके लिए बेस वैल्यू रखनी है। अगर फिनॉल टाइप, अल्कोहल टाइप का कोई कंपाउंड है फिनॉल टाइप का, तो उसमें आप क्या करेंगे, 246 एनएम रखेंगे। अगर एल्डिहाइड टाइप का है तो 250 रखेंगे। अगर एसिड और एस्टर है तो 230 रखेंगे। बस ये आपकी बेस वैल्यू है, इनको आपने फिक्स करना है, ठीक है। अब बात आती है कि इनके साथ ये जो ग्रुप लगे इनके साथ सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं, यहाँ कहीं भी कोई भी प्लेस पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। अब इन सब्स्टिट्यूएंट का कितना कंट्रीब्यूशन होगा वो हमने देखना होगा, क्योंकि ये तो आपका होगा ही होगा, क्योंकि बेंजाइल की बात कर रहे हो, एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर रहे हो, तो ये पोर्शन तो होना ही है। अब इनमें जो ये पोजीशंस है, कार्बन की पोजीशंस है, इनमें सब्स्टिट्यूएंट होना मतलब सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है, कोई ग्रुप लगा हो सकता है, तो वो ग्रुप कौन सा है उसके बेसिस पर अब आपको वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो देखो उनको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट, कितने का बढ़ावा हो रहा है, इंक्रीमेंट कितना हो रहा है। तो ग्रुप कैसे होंगे, तो ये बोल रहे देखो अगर आपके पास कोई जहां पे जो आपका आर है, ये जो आर पोजीशन है, इसमें अगर आपका कोई ग्रुप, एक मिनट, अगर इसमें कोई ग्रुप आपका अल्काइल टाइप का है या फिर रिंग रेसिड्यू टाइप का है, तो इसके लिए क्या वैल्यू होगी। तो देखो यहाँ पे वैल्यूज आपकी डिफर करती हैं। देखो होता क्या है, ऑर्थो और मेटा की वैल्यू अलग होती है और पैरा की वैल्यू अलग होती है। तो ये बोल रहा है अगर आपके पास जो आर है, ये जो आर लगा हुआ है, इस आर ग्रुप के बदले कोई अल्काइल ग्रुप लगाओ या रिंग रेसिड्यू। रिंग रेसिड्यू मैं आपको लास्ट के लेक्चर से बताती आ रही हूँ। यहाँ पे रिंग रेसिड्यू का मतलब क्या है, कोई रिंग इसके साथ अगर अप्रोच करी, इसके साथ अगर कोई रिंग जुड़ी हुई है और कौन सी पोजीशन, कितनी पोजीशन से जुड़ी हुई है, तो अगर इसके साथ कोई रिंग रेसिड्यू जुड़ी हुई है या फिर कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर वो रिंग रेसिड्यू और अल्काइल ग्रुप ऑर्थो और मेटा पोजीशन में, तो कंट्रीब्यूशन होगा 3 nm का। लेकिन अगर वो पैरा पोजीशन में तो कंट्रीब्यूशन होगा 10 nm का, ओके। सिमिलरली अगर आर की पोजीशन में कोई पोलर ग्रुप है, जैसे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ओ अल्काइल ग्रुप है, तो उस केस में इनका अपना अपना कंट्रीब्यूशन होगा। कितना कंट्रीब्यूशन होगा, तो ऑर्थो और मेटा में तो 7 nm का कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन पैरा पोजीशन में 25 nm का कंट्रीब्यूशन होगा। इतनी चीज क्लियर आई। सिमिलरली अभी बोल रहा अगर आर ग्रुप के बदले NH2 ग्रुप लगा हुआ है, देन उस केस में क्या होगा, अगर ये NH2 ग्रुप ऑर्थो और मेटा पोजीशन में है तो 23 nm का ये कंट्रीब्यूशन करेगी, लेकिन अगर ये पैरा पोजीशन में है तो 58 nm का कंट्रीब्यूशन करेगी। तो ये जो आर ग्रुप है इसका मतलब ये नहीं कि इसी पोजीशन में प्रेजेंट है, ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकती है। आप देख सकते हैं इसको आप कहीं भी प्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ये आपका मेन ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, ठीक है, OMP, ओके। और अगेन ये आपकी ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन। तो आपका ये आर ग्रुप कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है, ऑर्थो मेटा पैरा कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे अलग अलग टाइप की वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है।
देखो ये मैंने आपको इंक्रीमेंट की कुछ वैल्यूज तो बताई, बट इनके अलावा और वैल्यूज भी रहती है जिसको मैंने एक टेबलर फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ, आप इस टेबल को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा है, देखो आपकी वैल्यूज, आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो ग्रुप बाहर से ऐड हुआ है, वो आपका क्या हो सकता है, हाइड्रोक्सी भी हो सकता है, मिनॉक्सी भी हो सकता है, ओ नेगेटिव हो सकता है, Cl नेगेटिव हो सकता है, Br नेगेटिव हो सकता है, NH2 हो सकता है, ठीक है। अब ये कौन सी पोजिशन में प्रेजेंट है, देखो अगर ये ऑर्थो पोजिशन में प्रेजेंट होगा तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 7, अगर ये मेटा में प्रेजेंट होगा तो अगेन 7, लेकिन पैरा में होगा 25। अब मिथॉक्सी अगर आपकी ऑर्थो में प्रेजेंट होगी तो कॉन्ट्रीब्यूशन 7, मेटा में होगी तो 7, लेकिन पैरा में होगी तो 25। सिमिलरली ओ नेगेटिव अगर ऑर्थो में होगा तो कॉन्ट्रीब्यूशन 11 का होगा, मेटा में होगा तो 20 का होगा, पैरा में होगा तो 78 का होगा। सिमिलरली क्लोरीन अगर आपका ऑर्थो पोजिशन में होगा तो 0 कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, मेटा में होगा तो अगेन 0 करेगा, लेकिन पैरा में होगा तो 10 का कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा। सिमिलरली ब्रोमीन की अगर हम बात करें, ब्रोमीन अगर ऑर्थो पोजिशन में है तो ये 2 का कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, मेटा में है तो अगेन 2 का करेगा, लेकिन पैरा में है तो 15 का कॉन्ट्री करेगा। सिमिलरली NH2 लास्ट है, इसको भी याद कर लीजिएगा, और ये मैंने इंपॉर्टेंट रखे हुए, इन्हीं पे क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो NH2 का कितना कॉन्ट्री होता है, ऑर्थो में ये 13 का करता है, मेटा में भी 13 का करता है, पैरा में 58 का करता है। तो ये वैल्यूज आपने बस याद कर लेनी है, बाकी चीजें आप खुद कर लेंगे। तो देखिए मैं एग्जाम्पल पे लेते चलती हूँ, देखिए कितने आसानी से आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल आप देखिए, ये आपका मॉलिक्यूल दिया, ये आपका कोई बेंजाइल का कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, और आपसे बोला जाए इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू बताइए, तो आप कैसे बताएंगे। तो फर्स्टली आप क्या करेंगे, इसके लिए बेस वैल्यू देखेंगे, यानी कि इसका बेस क्या है वो आप देखेंगे। तो देखिए उसका बेस आपको क्या देख रहा है, ऑब्वियस सी बात है OH तो आपका कोई क्या होगा, एक आपका सब्स्टिट्यूएंट है, बाहर से ग्रुप ऐड हुआ है। NH2 भी आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, ये बाहर से ग्रुप ऐड हुआ है। बाकी अगर आप देखेंगे तो ये आपको क्या दिख रहा है, एसिड टाइप का दिख रहा है। तो हमने क्या बोला था, एसिड के लिए अगर आपका एसिड होगा या एस्टर होगा तो इनके लिए बेस वैल्यू क्या होगी, 230 है ना। तो मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे हमारे पास अगर एसिड है तो हमारे पास बेस वैल्यू क्या होगी, 230 Nm, ओके। उसके साथ साथ आप देखो दो सब्स्टिट्यूएंट आपके ऐड है, और एक आपकी ऑर्थो पोजिशन में लगा है, एक आपकी पैरा पोजिशन, ये मेटा पोजिशन, ये पैरा पोजिशन। तो एक ऑर्थो पे है, एक मेटा पे, तो सॉरी पैरा पे है। तो देखो ऑर्थो में कौन है, हाइड्रोक्सी। तो हमने बोला हाइड्रोक्सी का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, कौन सी पोजिशन में, ऑर्थो में 7 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये 7 का कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, तो आपने +7 Nm कर लिया। उसके साथ साथ एक पैरा पे ग्रुप है जो है NH2 वो भी पैरा पे कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, 58। तो हमने क्या कर लिया, +58। बस इसके अलावा आपको कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। देखो आपको बस इतनी सी चीज याद रखनी है, आपको जो डाइंस वाला केस था आपका, ठीक है, डाइंस ट्राइंस वाला केस था, साथ ही साथ आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल वाला केस था, उसमें आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, लेकिन ये वाला केस तो सबसे सिंपल रहता है। बट यहाँ पे आपको क्या वैल्यूज ज्यादा याद करनी पड़ती है, बट ये वाला केस आपका एरोमेटिक कंपाउंड का केस आपका सबसे सिंपल रहता है। यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं, कोई कंजुगेशन वगैरह का डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा, साफ साफ देख रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, तीनों वैल्यूज को ऐड करके वैल्यू आएगी 295। तो आप बोलेंगे लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी है, 295 फॉर दिस कंपाउंड, ठीक है, NM, ये आपके कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या है, 295। सिंपल था। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल डिस्कस करें, तो देखो यहाँ पे हमने दो रिंग वाले कंपाउंड लिए हैं, तो ये भी आपका एक टाइप का क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो आप देखेंगे इस एरोमेटिक कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या है। तो फर्स्टली आप बात करेंगे इसका, पहले देखो ग्रुप क्या क्या लगे हुए हैं। तो हम बोल सकते हैं ये तो एसिड वाला ही आप देख रहे हैं, एसिड टाइप का कंपाउंड है। हम बोल सकते हैं Br आपका एक ग्रुप बाहर से लगा है, और एक रिंग बाहर से लगी जिसे हम रिंग रेसिड्यू कहते हैं, तो एक रिंग आपने बाहर से लगाई हुई है। बाकी आप अगर बेस देखेंगे तो अगेन आपको क्या मिल रहा है, एसिड, यानी कि बेंजोइक एसिड अभी भी आपको मिल रहा है। तो अभी अभी हमने देखा बेंजोइक एसिड की बेस वैल्यू कितनी है, 230। उसके साथ साथ कौन कौन से ग्रुप ऐड है, देखो अगर ये सिर्फ बेंजोइक एसिड होता तो इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू आपकी क्या होती, 230। लेकिन इस बेंजोइक एसिड के साथ दूसरे ग्रुप भी तो लगे हैं। हमने यहाँ पे देखा एक ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे Br, और कौन सी पोजीशन में लगा है, मेटा पोजीशन में लगा है। तो मेटा पोजीशन में Br का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, अभी हमने देखा Br का कॉन्ट्रीब्यूशन वो भी मेटा पोजीशन में कितना होता है, +2। तो हमने क्या किया, एग्जाम्पल ये हमने क्या किया, इसमें इस वैल्यू में +2 का कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया। देखो मेटा पोजीशन में ब्रोमो ग्रुप लगा है तो +2 का कॉन्ट्रीब्यूशन। उसके बाद और कुछ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, एक रिंग भी तो दिख रही है, ये हमारी रिंग भी तो है। और ये रिंग कौन सी पोजीशन से अटैच है, ये आपकी क्या हुई, रिंग रेसिड्यू, ओके, रिंग
रेसिड्यू, ठीक है। अब ये कौन सी पोजीशन से अप्रोच करी आप देख सकते हैं, एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है, तो इस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, और ये अगर ऑर्थो है, ये मेटा है, तो ये हो गया पैरा, यानी कि एक मेटा पोजीशन से अप्रोच कर रहा है, एक पैरा पोजीशन से अप्रोच कर रहा है। तो ये जो रिंग रेसिड्यू लगे हैं, एक मेटा पे है, एक पैरा पे है, तो हम बोल सकते हैं पैरा पे रिंग रेसिड्यू की वैल्यू होती है 10 nm और मेटा पे रिंग रेसिड्यू की वैल्यू होती है 3 nm। और ये वैल्यूज कहां से आई, मैंने अभी आपको दिखाया था, यहाँ पे देखिएगा, मैंने बोला अगर रिंग रेसिड्यू है ऑर्थो और मेटा पोजीशन में तो 3 nm इनकी वैल्यू होगी और पैरा पे 10 nm वैल्यू होगी। तो जस्ट आपने वैल्यूज को ऐड कर दिया, वैल्यू ऐड किया तो वैल्यू आई आपकी 245 nm। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ओवरऑल आपका कंपाउंड है, इस कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू आपकी कितनी हुई, 245 nm। बस यही चीज तो आपने निकालनी थी, आसान था। तो देखो ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, बट मैंने ज्यादा एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस नहीं करा है, बिकॉज जितना मटेरियल मैंने आपके साथ शो किया है ये इतना आपके एग्जाम के लिए इनफ है। ओके, तो हमने देखो तीनों टाइप के कंपाउंड के लिए वुडवर्ड फिशर रूल को डिस्कस कर लिया। तो ये लेक्चर को यहीं पे फिनिश करेंगे, इसके बाद जो भी टॉपिक आएगा मैं आपको उसके बाद कवर कराती हूँ। अभी मैंने टॉपिक देखा नहीं, इसके बाद कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस पे दिया हुआ है तो वो हम डिस्कस करते हैं। देन जितना भी जल्दी होगा इस यूनिट को मैं आपकी फिनिश करवा दूंगी। ओके, तो अभी लेक्चर को फिनिश करें। तो देखिए अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल रहा हो तो डेफिनेटली लेक्चर को लाइक करते हुए जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। ओके, तो लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।